नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज। मैं हूं जयंत नामदेव और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लेकर आ गया हूं शिक्षा के लिए ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है ग्लोबल सक्सेस, एक कदम सफलता की ओर। और आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी एग्जाम के बारे में। शासन द्वारा जो भी मध्य प्रदेश में एक बड़े ऑफिसर्स के लेवल के लिए जो एग्जाम दी जाती है वो ये एग्जाम होती है। तो इसके बारे में जानेंगे आज कि किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है, किस तरह से इसे पार किया जाता है और किस तरह से सफलता हासिल की जाती है इस एग्जाम के द्वारा। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए जो खास हमारे बीच में एक्सपर्ट मौजूद हैं वो है ऋषि सर जो कि कौटिल्य एकेडमी में एज ए एचओडी काम करते हैं। सो सर, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। एंड सर, मैं जानना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि एमपीपीएससी क्या होती है और इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह के पद के लिए ये एग्जाम दी जाती है। बेसिकली अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट के अंडर जितने भी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो ऑफिसर्स लेवल का जो रिक्रूटमेंट है वो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम के थ्रू होता है। इसमें चीफली क्लास 2 और क्लास 3 के जो पद है वो उनकी भर्ती की जाती है इसके माध्यम से। और एग्ज़ाम के नेचर के बारे में हम बात करें तो बेसिकली 3 स्टेजेस की एग्ज़ाम होती है ये। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू को वैसे हम एक ही स्टेज मानते हैं। प्रीलिम्स जो होती है वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होती है। वो सिर्फ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या कम करने के लिए होती है। मेरिट के मार्क्स कैलकुलेट करने में उसका कोई रोल नहीं होता। जो मेरिट प्रिपेयर होती है तो उसमें सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट होते हैं। बड़ा सवाल हम स्टूडेंट्स के मन में रहता है और वो ये रहता है कि किस तरह से एक एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए, किस तरह से हमारा डेली रूटीन रखा जाए और किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पूरी तरीके से तैयारी कैसे की जाए, पूरा जो प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है। देखिए, चीफली एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम है वो जीएस बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें जो जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, चीफली अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो एमपी के जनरल नॉलेज पे होता है, एमपी जीएस पे होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज उसी को दिया जाता है। इसके अलावा फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और एनवायरनमेंट, इस तरह से अन्य सब्जेक्ट्स भी होते हैं वहाँ पर। और क्वेश्चन का जो नेचर होता है काफ़ी जर्नलिस्टिक नेचर का होता है। एग्ज़ाम ये एक्सपेक्ट करती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले हैं तो आपको ऑल राउंड सारी बातों की जानकारी हो, तो इसी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होती है और जो मेंस होती है वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होती है। किस तरह की हम बुक्स प्रेफर कर सकते हैं और किस तरह का मटेरियल प्रेफर कर सकते हैं हम जब हम एग्जाम देने जाते हैं, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि ये एमपी के नॉलेज बेस्ड एग्जाम होती है, तो उसके लिए बेस्ट कंटेंट कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, बेस्ट कंटेंट की अगर हम बात करें तो नो डाउट हमारे जो क्लास नोट्स हैं, हम जो क्लास में पढ़ाते हैं तो एकदम अप टू डेट हैं और दे आर एज पर द सिलेबस। और पिछली एग्जाम्स का भी रिकॉर्ड है कि 90% क्वेश्चंस जो हैं हमारे नोट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ गए हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं। सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम बात करें तो हर सब्जेक्ट्स की कुछ कुछ स्टैंडर्ड किताबें होती हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द syllabus of the exam. एंड सो व्हेन अ स्टूडेंट वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट को जानना बेहद जरूरी है, वो एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो व्हाट आर द बैरियर्स, किस तरह के बैरियर्स होते हैं जब हम एग्जाम प्रिपेयर करने जाते हैं एक स्टूडेंट के लिए, और उसे पार कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो बैरियर होता है वो है एग्जाम के नेचर को समझना, एग्जाम की डिमांड को समझना। तो सिलेबस जो है वो अपने आप में काफ़ी वास्ट होता है। चूंकि जीएस है तो जीएस इंक्लूड्स एवरीथिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है विच टेक्स प्लेस अराउंड यू, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो पूछा जा सकता है वहाँ पर। तो जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसको समझना वो सबसे पहली ज़रूरत है, और जो कि हमको समझ में आती है अगर हम सिलेबस से थरो हों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें, तो ये दो जो चीज़ें हैं जो हमको काफ़ी हद तक एग्ज़ाम को समझने में, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको एबल गाइडेंस मिल जाता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और वो कट टू कट सारी चीज़ें आपको बताने में मदद करती हैं। आप भी एज एचओडी काम करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप डेली बताते हैं, प्रशिक्षित करते हैं उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो प्रिपरेशन में, जब घर पे आप रहते हैं, ऑब्वियसली क्लास में जब आप रहते हैं तब तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया ही जाता है, घर पे आप रहते हैं तो किस तरह का रूटीन रखना चाहिए, कौन सी हैबिट्स स्टडी में जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए, जो आपका
सेल्फ स्टडी वाला फैक्टर होता है, उसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? अ, देखिए सच अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो की टू सक्सेस इन इन दिस एग्जाम इज कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जोश में आ गए और कुछ दिन आपने 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर बहुत दिनों तक पढ़ाई नहीं करी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए। जो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो तो एक अलग ही मुद्दा है, पर ये जो सारी हैबिट्स हैं, वन हैज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन, वन हैज़ टू बी वेरी कंसिस्टेंट। और अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखाते हैं तो एग्जाम डजंट डिमांड्स मच व्हाट टू से मच इंटेलिजेंसी की बहुत हायर आईक्यू लेवल चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आपको कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते आनी चाहिए। एग्जाम का नेचर अगर हम देखें तो बहुत इजी नेचर की एग्जाम होती है। मुझे लगता है कि जितनी भी अन्य स्टेट सर्विसेज की जो एग्जाम होती हैं उनके कंपैरिजन में एमपीपीएससी इज वेरी इजी टू क्रैक, है ना। ये पॉपुलर परसेप्शन भी है बाहर। तो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बुकिश क्वेश्चंस होते हैं। अमूमन 90% क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएं, जो आपको बताया गया है, जो आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है, उनको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो चीज़ें थिंग्स आर वेरी इजी टू डू। अपार्ट फ्रॉम दैट एक समस्या ये भी होती है कि क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, मार्केट में इतना मटेरियल होता है, तो बच्चा ना वो मटेरियल में खो जाता है कहीं पर। तो 10 कोई एक चीज़ 10 जगह से पढ़ने के बजाय मुझे लगता है कि उस एक चीज़ को एक जगह से 10 बार पढ़ना, है ना, बार बार रिविजन, वो काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो जान। तो मतलब आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा, उसमें कंसिस्टेंट बने रहना पड़ेगा। सर एक बड़ा सवाल ये है कि जब विद्यार्थी एग्जाम देने आते हैं तो वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। कई बार वो हिंदी मीडियम से आते हैं, कई बार अंग्रेजी मीडियम से आते हैं, कई बार वो बहुत कोई टेक्निकल फील्ड से आते हैं। तो अगर ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें आप कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे प्रिपेयर होने को बोलते हैं एग्जाम के लिए? देखिए जब हम एमपीपीएससी के सिलेबस की बात करते हैं तो एमपीपीएससी का सिलेबस बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर देता है। दो थोड़ा सा जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, पर अभी जो रीसेंट रिवीजन हुआ है सिलेबस में तो उनकी उसमें साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को भी इक्वली वेटेज आ गया है। तो सिलेबस का नेचर ही ऐसा है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपको ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है। जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो सब सब समान ही है। बाकी अगर हम जो बात करते हैं जो अलग अलग फील्ड से जो बच्चे आते हैं तो सबके अपने पॉजिटिव्स और सबके अपने नेगेटिव्स होते हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्लास में काम करते हैं और उन सारी चीज़ों को एनहांस करते हैं सो दैट कि जिनकी जो वीकनेसेस है उसको वो ओवरकम कर सकें और जिनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको वो एनहांस कर सकें। मीडियम्स की बात करें, अगर माध्यमों की बात करें तो दो माध्यम रहते हैं, एक हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो अगर कोई हिंदी पृष्ठभूमि से आता है तो वो हिंदी के लिए कर सकता है अप्लाई। माध्यम की क्या महत्व होता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडियम? देखिए अगर हम एमपीपीएससी की हम बात करें तो मीडियम डजंट प्लेज मच रोल एज सच। आप किसी भी माध्यम से, हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से दे सकते हैं, है ना, जिसमें आप अपने आप को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो बेस्ट मीडियम होगा आपके लिए। ठीक है, पर हाँ विगत समय में ये देखने में आया है कि जो रिजल्ट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे रीज़न मीडियम नहीं है, रीज़न ये है कि आज के समय में हम देख रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम से ही आ रहा है। तो इसलिए हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये एक अननेसेसरी का एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि इंग्लिश मीडियम को एडवांटेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडियम इज़ वेरी वेरी लेवल प्लेइंग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि अभी हम देखा जा रहा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना जब से आया है तब से जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी सी हिल गई है। जो पूरे शेड्यूल्स होते थे वो भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो चुके हैं और कई एग्जाम्स के रिजल्ट्स रुक चुके हैं, कई एग्जाम्स भी रुक चुके हैं। तो अभी एमपीपीएससी में किस तरह की हालत है और क्या कुछ चल रहा है? एमपीपीएससी में भी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है। 2018 के बाद से रिजल्ट नहीं आया है, पर एमपीपीएससी पूरी कोशिश कर रही है कि वापस से चीज़ों को ट्रैक पे लेके आया जाए। 2019 की मेंस वो करवा चुके हैं और उसका रिजल्ट पेंडिंग है। 2020 की प्रीलिम्स भी हो चुकी है और उसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। दो थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है कोरोना वगैरह के चलते। तो
चीज़ें थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हैं बच्चों के लिए, वो थोड़े से डिमोटिवेटेड हैं, पर मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें बहुत तेज़ी से सुधर जाएंगी और जल्दी से जल्दी सारी एग्ज़ाम्स होना शुरू हो जाएंगी और सारी पूरा जो शेड्यूल है वो एकदम ट्रैक पे आ सर जाएगा। अभी 2021 तो ऑलमोस्ट जा चुका है, 2022 में अभी क्या आसार हैं एग्जाम्स होने के और सारी चीजें होने के? अभी हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने अपना कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में जो पिछली जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब के जो रिजल्ट्स हैं उनको उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में वो डिक्लेयर करेंगे वैसा शेड्यूल दिया है और एक नई एग्ज़ाम भी प्रपोज्ड है जिसकी की टेंटेटिव डेट 24 ऑफ अप्रैल कैलेंडर में सजेस्ट की गई है। तो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। सो सर एक एक प्रश्न और रहता है और वो ये है कि जब इस तरह की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, कई कई समय से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाई करके, बहुत सारी चीज़ों का बलिदान देकर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और फिर जब एग्जाम नहीं होती है किन कारणों से, जैसे लॉकडाउन लग जाना या कोरोना आ जाना, तो कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेशन आता है। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, कैसे इस एग्जाम के लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें? अ, देखिए, अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम की सक्सेस का जो रिवॉर्ड है वो अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग है। जिस तरह का सेलेक्ट होने के बाद जिस तरह का रिकग्निशन, जिस तरह का मल्टी डायमेंशनल जॉब का जो नेचर है, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन आप सोसाइटी में कर सकते हैं, अगर उन उन सब बातों को हम ध्यान में रखें तो ये एक एम्पल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। पर हाँ, मैं ये भी इस बात को भी रिकग्नाइज करता हूँ कि पिछला कुछ जो समय है वो काफ़ी टफ समय था और अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को ट्रैक पे रखना, बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। पर अगेन, की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम, एक दो शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, वो है लगे रहो। जो कंसिस्टेंटली काम करता रहता है ना। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी आप ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी आप कम पढ़ते हैं, पर पढ़ते रहना चाहिए पूरे समय कंसिस्टेंटली, तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं और कभी ना कभी आपको रिजल्ट मिल ही जाता है उसमें। क्या बात है। तो सर ने एक मूल मंत्र दिया है और वो है लगे रहो। सो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपका जॉब लग गया, आप कोई ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गए, तो आप कितने अच्छे से देश की सेवा कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना, और उस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे हमेशा, तो आपके अंदर मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा। सर एनीथिंग यू वांट टू से टू द पीपल, जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, अगर वो सपने देख रहे हैं एमपीपीएससी देने के और कोई एक अच्छा ऑफिसर का पद हासिल करने में, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मुझे यही संदेश देना है कि अगर आपके मन में ये ड्रीम है कि आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दिस सर्विसेज आर फॉर यू। दो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और बाहर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी इस एग्ज़ाम को लेके है, पर उन सारी चीज़ों से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस। जब बात करें कौटिल्य एकेडमी की, तो आप कौटिल्य एकेडमी में एज एचओडी यहाँ पर पदस्थ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के संस्थान का क्या महत्व बन जाता है जब एग्जाम देने जाते हैं स्टूडेंट्स? तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, गाइडेंस का अपना महत्व होता है। तो जिस तरह की एग्ज़ाम है उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस, टाइमली करेक्टिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस समय पे मिल जाता है तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं, जो कि हम यहाँ पर 1-to-1 टच के साथ और स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व होकर, पर्सनल अटेंशन के साथ एकदम इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत सारी बातें की एमपीपीएससी को लेकर, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, वो उन्हें आइडिया तो लग गया है, और वो आई थिंक अगर सपने देख रहे हैं एमपीपीएससी देने के, तो आपके सपने अब साकार होने के लिए जो वे था वो आई थिंक आपको मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमने सर से बातें की और एमपीपीएससी की किस तरह से तैयारियां की जाती है इसके कई सारे मूल मंत्र उन्होंने दिए। सबसे पहली बात कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेवल की जो एग्जाम होती है उसके लिए आप ये एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी चीज, आपको कंसिस्टेंट रहना है आपकी पढ़ाई में, आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आप सोच सकते हैं कि आपका जो, अगर आप पदस्थ हो गए कहीं पर, तो आप किस तरह से देश की सेवा कर सकते हैं, और वो वाला जो फैक्टर रहेगा वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। और एक चीज जो सर ने कहा था वो है लगे रहो। तो कभी भी हार मत मानिए, हमेशा लगे रहिए। तो ये था आज का एपिसोड ग्लोबल सक्सेस का, और इस तरह के बहुत सारे एपिसोड्स हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए साधना न्यूज।